हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए हम लोग मॉडल सेट 3 आज कर लेते हैं। ठीक है, मॉडल सेट 2 तक हम लोग देख लिए थे, तो आई होप आप लोग उसका तैयारी कर चुके हैं। ठीक है, और मॉडल सेट 2 तक में जो भी क्वेश्चन था ना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आपको उसका अच्छा सा रिवीजन करते रहना है। ठीक है, और हम बार बार बोल रहे हैं कि ये जो सेकेंड टर्म हम लोग का होने जा रहा है, ठीक है, तो सेकेंड टर्म का तैयारी रखिए, और फर्स्ट टर्म वाला जो आप किए थे नवंबर के टाइम में, ठीक है, तो उसका भी आप तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, मिस नहीं होना चाहिए, हाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें भी आपको 40/40 लाना है, इसमें भी आपको 40 में 40 लाना है। ठीक है, पूरा 100 नंबर लाने का बेहतरीन चांस है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फॉर्मेट वही है, 40 नंबर का क्वेश्चन, 1.5 घंटा का टाइम। ठीक है, और ये सेट 3 है, तो कुछ क्वेश्चन रिपीट करेगा, तो जो आप सेट 1 और सेट 2 में पढ़े हैं तो वो अगर याद है तो उसको आप जो है डायरेक्ट कर पाइएगा। ठीक है, टोटल 19 क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मेट वही है जो था, और उसके अलावा ये है कि अति लघु है तो उसमें आपको 7 क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, लेकिन 7 में आपको कोई भी 5 करना है, जो आप सबसे अच्छा है उसको कीजिएगा। जो लघु स्तरीय है उसमें भी 7 में 5 करना है, जो बेस्ट है उसको कीजिएगा। ठीक है, और आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आपको 5 में 3 क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से करेंगे हम लोग। तो पहले क्वेश्चन देख करके खुद से आप कीजिए, खुद से सोचिए। ठीक है, इसलिए कि आपका पढ़ा हुआ है। हाँ, अगर फिर आपसे नहीं बनता है तो आप उसको फिर देखिए। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। ठीक है, और उस उपकरण का नाम बताइए जो चालक के टर्मिनल के बीच विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, तो देखिए विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। ठीक है, इसका उत्तर ऐसे लिखिएगा, उत्तर यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं। ठीक है, ऐसे आंसर लिखिएगा कि जैसे विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। ठीक, इसको हम लोग V से दर्शाते हैं। और चालक के टर्मिनल के बीच, ठीक है, जो विभवांतर को बनाए रखता है ना, तो आप जानते हैं कि बैटरी या सेल से जब हम लोग परिपथ को जोड़ देते हैं तो बैटरी या सेल की वजह से क्या है, आपका जो चालक का टर्मिनल के बीच का विभवांतर है वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। ठीक है, मतलब उसको विभवांतर हमेशा सप्लाई होता रहता है। क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, बोलता है अमीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि को मापने में किया जाता है। तो आपको बताया था कि नाम देखिए, नाम ही इसका क्या है, अमीटर। ठीक है, तो अमीटर जो है वो विद्युत धारा को मापने में इसका उपयोग होता है, और इसको विद्युत परिपथ में कहाँ जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेते हैं पहले हम लोग। तो देखिए ऐसे लिखिएगा। ठीक है, अमीटर का उपयोग विद्युत धारा मापने में किया जाता है। ठीक है, इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है, तो अमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपका सेट 2 में भी ये क्वेश्चन आया था, तो वहाँ से भी आप इसको याद किए होंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसको हमको याद रखना है। ठीक है ना, क्लियर है। और इसको हम लोग कहाँ जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसके बाद क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर है, बोलता है कि सोल्डर जो कि एक मिश्र धातु है, ठीक है, किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है। तो सोल्डर जो है, याद रखिए, सोल्डर आपका एक तो टीन और दूसरा लेड, ठीक है, इससे बना होता है। ठीक, कैसे लिखिएगा, सोल्डर एक तो हमारा टीन हो गया। ठीक है, तो टीन को क्या बोलते हैं, SN बोलते हैं। ठीक है, और एक आपका हो गया लेड, लेड किसको बोलते हैं, PB को बोलते हैं। ठीक है, तो को मिलाकर बनाया जाता है, को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में क्या बोलता है, बोलता है निम्नलिखित में कौन समजातीय श्रेणी है। समजातीय मतलब कि एक जैसा। ठीक है, होमोलोजस जो है सीरीज है, मतलब कि एक जैसा सीरीज है। तो देखिए यहाँ पे जो है 4 तरह का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, इसमें देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको आप पढ़े हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मीथेन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसमें आप देखिएगा कि C2 और H4 आ गया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं इथीन बोलते हैं, या तो एसिटिलीन बोलते हैं। ठीक है, C2H6 ये क्या है, तो ये देखिएगा ये है आपका इथेन। ठीक है, और C2H2 ये क्या है, ये है आपका इथाइन।
इथाइन, ठीक है। तो नाम से ही क्लियर है, इथाइन तो अलग है ना, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है। इथीन ये आपका डबल बॉन्ड वाला होता है, या एसिटिलीन बोलिए, ठीक है। और जो मीथेन है हम लोगों का, तो ये होता है सिंगल बॉन्ड वाला, यानी एकल बंध वाला। और इथेन भी क्या होता है, एकल बंध वाला होता है, ठीक है। तो जो एकल बंध वाला है, ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों आपका हो गया समजातीय, समजातीय हो गया, ठीक है। क्योंकि ये दोनों एक ही जात वाला है ना, एकल बंध वाला है। बाकी ये जो है देखिए आपका, ये आपका द्विबंध वाला है, ये आपका देखिएगा तो ये आपका त्रिबंध वाला है, ठीक है। तो जो एकल वाला है वो आपका क्या हो गया, समजातीय हो गया, यानी CH4 और C2H6, ठीक है। इसका आंसर क्या लिखिएगा, इसका आंसर आप लिख दीजिएगा, उत्तर ऐसे लिख दीजिएगा कि एक तो CH4 है और दूसरा क्या है, दूसरा है C2H6। ये दोनों जो है अल्केन है, दोनों क्या है, दोनों आपका एल्केन है, ठीक है। तो दोनों एल्केन है ना। बाकी ये आपका एल्कीन है, ये आपका एल्काइन है, तो ये तो अलग अलग है, ठीक है। तो एक जैसा हमको छांटना था, और जो सामान्य सूत्र है वहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है स्त्रियों और पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग सूत्र कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि स्त्री में पाया जाता है XX, और पुरुषों में कौन सा पाया जाता है, XY पाया जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखिएगा, स्त्रियों में, ठीक है, XX गुण सूत्र पाया जाता है। बताए थे आपको, बहुत अच्छा से समझाए भी थे, कहाँ, सेट 2 में, ठीक है। तो इसमें XX, दोनों को XX लिखिएगा, ठीक है। स्त्रियों में XX गुण सूत्र, ठीक है, तथा पुरुषों में कौन सा पाया जाता है, XY गुण सूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं, ऐसे करके लिख देंगे आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बाद है, बोलता है आपको कि परितंत्र के अजैव घटक का उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो परितंत्र के अजैव घटक कौन कौन है। अजैव मतलब क्या होता है, अजैव मतलब होता है कि जो हमेशा बाकी रहेगा, ठीक है। तो हमारे वायुमंडल में कौन हमेशा जैसे बाकी रहेगा, तो देखिए जो है पानी, ठीक है, प्रदूषित हो जाएगा लेकिन बाकी तो रहेगा। ऐसे लिखिएगा जल, इसका उत्तर ऐसे लिखिएगा, 6 का उत्तर, ठीक है। कैसे लिखिएगा, जल हो गया, फिर हमारा एक मिट्टी यानी मृदा, ठीक है, फिर आपका वायु, हवा, पानी, ठीक है, प्रकाश, ठीक है ना, सूर्य का प्रकाश बोल सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब हमारा क्या है, अजैव घटक है, आदि अजैव घटक के उदाहरण हैं, ठीक है। ऐसे लिख देंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 में क्या बोलता है, प्रत्येक कोशीय स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ का कितना प्रतिशत अगले स्तर पर पहुंचता है, ठीक है। देखिए आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए पौधा है, ठीक है, तो पौधा को कौन खा गया, पौधा को खा गया मेढक, पौधा को खा गया कीट, ठीक है। अच्छा, कीट को कौन खा गया, मेढक, आप पढ़े हैं, मेढक को खा गया सांप, ठीक है, इसको खा गया चील। तो अब जैसे पौधा को खाया कीट, तो जो कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ कितना प्रतिशत, ये तो इसको पूरा खा गया, ठीक है। लेकिन जो पौधा का जो प्रतिशत इसमें आया, इसके बॉडी में जो इसका गुण आया वो 10% आया, ठीक है। फिर ये इसको खा गया लेकिन उसका गुण इसमें कितना आया, 10% आया, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ता है ना। तो कोशीय स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ का कितना प्रतिशत आगे तक पहुंचता है, तो लिखिएगा इसका उत्तर करके ऐसे, ठीक है, 10% अगले स्तर तक पहुंचता है, अगले स्तर तक पहुंचता है, ठीक है। या पूरा लिख दीजिएगा कि कार्बनिक पदार्थ का, है ना, 10% अगले स्तर तक पहुंचता है, या ऐसे लिखिएगा कि कोशीय स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ का, ठीक है, कितना, फिर यहाँ से 10% अगले स्तर तक पहुँचता है, ठीक है ना, ऐसे लिखिएगा, क्लियर है। चलिए तो देखिए 7 क्वेश्चन पूरा हम लोगों का हो गया, तो हम तो पूरा बता दिए हैं, लेकिन आपको जो सबसे अच्छा लगता हो या सबसे आपके लिए आसान हो वैसा आप सिर्फ 5 ही क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए तैयारी अच्छा से करना है, हाँ, इसलिए कि इस बार बहुत अच्छा चांस है आपको 100 में 100 लाने का, ठीक है। तो दोनों एग्जाम में अगर आप 80 में 80 ले आइएगा मिला करके तो बहुत अच्छा है, आपको फिर इंटरनल भी मिल जाएगा, तो आपको पूरा बहुत अच्छा नंबर इस बार आ सकता है, ठीक है। किस्मत बहुत अच्छा है आपका, और दोनों बार का जो क्वेश्चन है वो मॉडल सेट से ही आएगा, ठीक है, पक्का आएगा, 100% याद रखिए, है ना। तो जो हम लोग नवंबर में हम लोग जो टर्म 1 का किए थे, सारा मॉडल सेट बना हुआ है, देखे हैं आप, जा करके प्ले लिस्ट में देख लीजिए,
या JCERT मॉडल सेट क्लास 10 सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। और अभी जो हम लोग पूरा टर्म 2 के लिए कर रहे हैं, इससे पहले 1 और 2 कर लिए, आज 3 कर रहे हैं, फिर 4 करेंगे, 5 करेंगे, सबका तैयारी कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा दिल लगाइए, ज़िंदगी आपका सक्सेस कर जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब सेट बी यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो सेट बी में पहला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 5 ही क्वेश्चन करना है, 3-3 नंबर का है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, बोलता है कि जो नीचे तार दिया हुआ है ना, इसमें किसका प्रतिरोध अधिक होगा, ठीक है, और क्यों। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए चूंकि चालक का प्रतिरोध, ठीक है, इसका सूत्र आप जानते हैं, R बराबर होता है, ऐसे लिखा जाता है, रो L बाई ए, ठीक है, जहाँ L चालक की लंबाई है और A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है। अर्थात ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो R है, ठीक है, वो क्या होता है, वो लंबाई L के समानुपाती होता है, देख पा रहे हैं, L के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। जबकि जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी A, इसके क्या होता है, इसके व्युत कर्मानुपाती होता है, ठीक है। ये आप पढ़े हुए हैं। तो देखिए समानुपाती का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट उस पर डिपेंड करता है, यानी अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो R भी बढ़ जाएगा। लेकिन व्युत कर्मानुपाती का मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी A अगर बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल को बड़ा करेंगे तो R क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि लंबाई तो दोनों का सेम है, तो लंबाई पर तो कोई बात नहीं होगा, तो बात किस पर होगा, क्षेत्रफल पर होगा। तो देखिए क्षेत्रफल क्या है, इसका अधिक है, इसका क्या है, इसका कम है, ठीक है। तो जो P है, जो P तार है, इसका क्षेत्रफल अधिक है, इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल कम है तो उल्टा होता है क्षेत्रफल के, तो इसका क्या होगा, प्रतिरोध अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो इतना लिखिएगा, फिर क्या लिखिएगा, इसके बाद यहाँ लिखिएगा, हाँ इधर आप लिख रहे हैं, अतः क्या लिखेंगे हम लोग, चालक तार, ठीक है, Q में प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध अधिक होगा, क्योंकि Q तार का अनुप्रस्थ, ठीक है, काट का क्षेत्रफल क्या है, P के तुलना में, P तार के तुलना में, ठीक है, जो P तार है ऊपर में, जो P तार है, इसके तुलना में क्या है, P तार के तुलना में क्या है, कम है, ठीक है। उसमें A है तो उसमें, इसमें आधा है, तो क्षेत्रफल इसमें कम है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा, और लंबाई तो दोनों का समान है, तो बात ही नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक लिखिए, जब चुंबकीय सुई को किसी धारावाही चालक के पास लाया जाता है तो वो विक्षेपित क्यों हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमारे लिए आ सकता है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, तो इसका आंसर ऐसे लिखिएगा, उत्तर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, पढ़े हैं, टेस्ला होता है, या तो हम लोग इसको वेबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला, ज़्यादा फेमस यही है, ठीक है, टेस्ला ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे कहीं कहीं पे इसको हम लोग वेबर भी बोलते हैं, ठीक है, जब फ्लक्स में निकालते हैं, आगे चल के पढ़िएगा तो वेबर भी बोला जाता है, ठीक है। तो वेबर भी हो सकता है, लेकिन टेस्ला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। हाँ, टेस्ला, इसको टी से डिनोट करते हैं, टी से, हाँ, तो ब्रैकेट में टी लिख दीजिएगा ऐसे। अच्छा, अब देखिए जब चुंबकीय सुई को ले आएंगे तो क्या होगा, तो इसका देखिए होगा क्या कि इसके बाद आप लिखिएगा, ठीक है, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, की तीव्रता धारावाही चालक में प्रवाहित विद्युत धारा
चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। विद्युत धारा के, ठीक है, विद्युत धारा के मात्रा कर देते हैं कि मात्रा के समानुपाती होता है, ठीक है ना, मात्रा के समानुपाती होता है। तो ये बात याद रखिए कि जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, तो वो क्या होता है, उसमें तीव्रता कितना होगा, तो जितना चालक में करंट होगा, जितना करंट होगा यानी जितना धारा बह रहा होगा उतना ही उसका तीव्रता बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि जब चुंबकीय सुई को ले जाएंगे धारावाही चालक यानी करंट वाला चालक के पास में, तो क्या होगा, तो वहाँ पे वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कारण क्या हो जाएगा, विक्षेपित हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, है ना, अतः जब चुंबकीय सुई को किसी धारावाही चालक के पास ले जाया जाता है, ठीक है, लाया जाता है, ठीक है, तो उस पर क्या होता है, उस पर एक चुंबकीय बल लगेगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वहाँ पे क्या होगी, ठीक है। तो उस पर एक चुंबकीय बल, तो ये चुंबकीय क्षेत्र ही लिख दीजिए, ठीक है, उस पर एक चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है, चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है जिससे वह विक्षेपित हो जाता है, ठीक है, जिससे वह विक्षेपित हो जाता है, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा। क्लियर है, मतलब करंट आ गया, जाहिर सी बात है कि आप जो है करंट के पास जो है ना, कि करंट किसी में बह रहा था, वहाँ पे आप ले गए सुई को, ठीक है, इस तरह से सुई है, मान लीजिए मेरे पास में नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है, तो हम इसको ले गए सुई के पास में, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका एक चुंबकीय क्षेत्र था, तो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से क्या होगा, नॉर्थ जो है चुंबक का साउथ और साउथ जो है वो चुंबक का नॉर्थ की तरफ खींचा चला जाएगा, यानी विक्षेपित हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसका आंसर आप लिखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखिए, बोलता है कि प्लेटिनियम, ठीक है, प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है, ठीक है, क्यों किया जाता है, इसलिए कि ये जो तीनों मेटल आप देख रहे हैं ना, प्लेटिनम, सोना, चांदी, ठीक है, ये क्या है, ये आपका, ठीक है, बहुत अच्छा, मतलब कह लीजिए कि मेटल है जो बहुत कम अभिक्रियाशील होता है, ठीक है, और बहुत चमकदार भी होता है ना। हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे इसका उत्तर देखिए ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर कैसे लिखेगा, देखिए ऐसे लिखिएगा कि जो हमारा प्लेटिनम है, ठीक है, प्लेटिनम, ठीक है, फिर क्या है, फिर है हमारा सोना, और क्या है, और है आपका चांदी, ठीक है, एवं चांदी, ये जो चीज़ है तो ये क्या होता है, ये बहुत कम क्रियाशील होती है, ठीक है, बहुत ही कम क्रियाशील, बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं, ठीक है, मतलब किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, पानी में डालिएगा तो ऐसा नहीं कि मतलब कि पानी से रिएक्शन करके ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चांदी बहुत ही कम, ठीक है, अभिक्रियाशील बल्कि लिखिए इसको, है ना, बहुत कम अभिक्रियाशील होती है, मतलब रिएक्शन बहुत कम करता है, ठीक है, बहुत ही कम अभिक्रियाशील होती हैं, ठीक है, तथा चमकदार भी होता है ना, चमकदार होती है, चमकदार होती है, ठीक है। तो देखिए ये तीनों जो है इसमें ये खूबी पाया जाता है कि ये बहुत अच्छा धातु है जो कि बहुत कम अभिक्रिया करता है, ठीक है, और दूसरा क्या है, चमकदार होती है ना, यानी पानी में, धूप में खराब भी नहीं होगा और चमकेगा भी, तो इसलिए इसका उपयोग किस में किया जाता है, आभूषण बनाने में किया जाता है, ठीक है। इसलिए इनका उपयोग यहाँ किया जाता है, आभूषण बनाने में किया जाता है, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है, में किया जाता है। चलिए
दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ का नाम बताइए। तो देखिए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा है। ठीक है, क्या लिखेगा? दूसरा का आंसर ऐसे लिखिएगा, बी नंबर का, हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, आसान है। चलिए आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बोलता है कि इन यौगिकों के संरचना बनाइए। ठीक है, जिससे पहला किसका बनाना है? पहला बनाना है मिथेनॉल, फिर फॉर्मल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो सारा ही क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा रट जाइएगा ना तो आपका लाइफ बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? मिथेनॉल। तो देखिए मिथेनॉल कैसा दिखता है आपको हम दिखा रहे हैं। मिथेनॉल, तो पहले मिथेनॉल का आप जो है रासायनिक सूत्र जानिए कैसा होता है। तो CH3OH ऐसा होता है। ठीक है, इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? देखिए ऐसे HC, ठीक है, और इधर OH लगा दीजिएगा, तो H और H, तो ये हो गया CH3OH हो गया। ठीक है, बी नंबर में क्या पूछा है? बी नंबर में पूछा है हम लोगों से फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। तो देखिए फॉर्मल्डिहाइड कैसा होता है? ठीक है, पढ़े हैं HCOH। ठीक है ना, मतलब ये अल्डेहाइड होता है। तो अल्डेहाइड का कैसे लिखेंगे? अल्डेहाइड को देखिए हम लोग ऐसे लिखते हैं HC, ठीक है, डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं? यहाँ पे हम लोग देंगे H। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हम लोगों का हो गया फॉर्मल्डिहाइड, अल्डेहाइड हो गया। ठीक है ना, क्लियर है? तो अल्डेहाइड को इसी तरीके से लिखेंगे हम लोग। चलो ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड को हम लोग इस तरीके से जो है बना दिए। HCOH था। ठीक है, तो आपको पता है कि कार्बन क्या होता है? कार्बन टेट्राहेड्रल होता है ना, यानी इसके चारों तरफ 4 बंध होना चाहिए। ठीक है, तो 4 बंधन को हम लोग देखिए गिनिएगा, 1 हो गया, यहाँ पे 2, 3 हो गया और एक 4 हो गया। ठीक है, अच्छा तीसरा नंबर क्या पूछ रहा है? तीसरा नंबर हमारा पूछ रहा है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल यानी कि एसिटिक एसिड। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल कैसा होता है? तो ये होता है हम लोगों का CH3COH। ठीक है, यानी इसका अगर आप बनाइएगा तो ऐसे बनेगा, CH दीजिएगा, ठीक है, C के चारों तरफ H दे दिए, ठीक है, फिर एक C लगा दिए, है ना, डबल बॉन्ड रहेगा O और फिर यहाँ पे रहेगा OH। तो आप देख रहे हैं कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या है? ये आपको बता रहा है कि ये एसिड है। ठीक है, ये आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है कि ये अल्डेहाइड है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि अल्कोहल है। तो सब पढ़े हुए हैं आप। ठीक है, इस तरीके से बनाइएगा। ये H है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके, तो 2 C हो गया, C और H हो गया 3 यहाँ पे, और फिर COH। ठीक है, तो इस तरीके से बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ऊपर ये सब H है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये भी H है, ये भी H है, ये भी H, बीच में C होता है, यहाँ पे C, यहाँ पे C। ठीक है, चलिए क्लियर है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है क्वेश्चन? इसके बाद क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 12 है, बोलता है कि क्या होगा यदि हम पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। यानी अगर हम पोषी स्तर के सब जीव को मार दें, कोई एक पोषी स्तर का बात कर लेते हैं, ठीक है, कि उसमें जितना भी जीव आता है सबको मार देंगे तो होगा क्या। ठीक है, तो पोषी स्तर के बारे में आप पढ़े हैं। ठीक है, इसका आंसर हम आपको इधर दिखाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए, यहाँ पे लिखा है मैंने आंसर को, देखिए क्या है, इसको पढ़िए अच्छा से। बोलता है यदि हम पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें तो उसके अगले स्तर के जीव भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। इस प्रकार उन जीवों के पहले के स्तर के जीवों की संख्या बढ़ जाएगी और आहार श्रृंखला का संतुलन खराब हो जाएगा। ठीक है, समझिए, जैसे हम लोग ये चीज़ जानते हैं ना कि सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है पादप, जो फेमस है। ठीक है, पादप के बाद जैसे मान लीजिए इसको खा गया कीट, कीट को खा गया कौन? मेंढक। ठीक है, मेंढक को खा गया कौन? सांप, सांप को कौन खा जाता है? चील खा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक बना हुआ है आहार श्रृंखला। अब कोई आदमी ऐसा करे कि चुन करके दुनिया का सब सांप को मार दे, नहीं, सब सांपे को मार दे, तो होगा क्या? तो होगा ये कि सब सांप को आप मार दीजिएगा तो फिर क्या होगा? खाली मेंढक ट्रट करेगा हर जगह आपको खाली मेंढक का आवाज़ सुनाई देगा, है नहीं? अब मेंढक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जबकि सांप को आप मार दिए तो बेचारा फिर चील खाएगा किसको?
तो चील पे असर पड़ेगा। तो इसके बाद जितना भी तरह का आगे आता है मांसाहारी, उन लोगों पे प्रभाव पड़ेगा, वो लोग कम होने लगेगा। जैसे देखिए जंगल कम हो रहा है तो हिरन कम हो गया, ठीक है, हिरन कम हो गया तो शेर कम हो गया, ठीक है, धीरे धीरे सब मिटते चला जा रहा है। जबकि उसके पहले जंगल के पहले जो था, जंगल किसको बना के रखता था? ज़मीन को। तो देखिए ज़मीन खराब हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, किसी एक को आप पूरा ख़त्म कर दीजिएगा, ठीक है, तो उसके पहले वाला चीज़ बढ़ जाएगा और बाद वाला चीज़ क्या हो जाएगा, घटने लगेगा, यहाँ तक कि ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे फ़ोटो बना के भी कुछ बढ़ा के अपने से भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। अपने से भी कुछ लिखिएगा तो उससे क्या होता है, क्रिएटिविटी आता है और नंबर भी आपको अच्छा मिलता है, ठीक है। बाकी हम जो लिखे हैं ये भी अगर लिखेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ठीक है। टाइम बचाने के लिए हम सब क्वेश्चन को लिख दिए हैं ताकि टाइम हम लोगों का बचे। लिखने में बहुत टाइम लगता है ना, तो वीडियो लंबा होगा तो आपका ज़्यादा MB भी खर्चा होगा, तो आप बोलिएगा, ठीक है। तो इसलिए कम से कम में काम भी चलाना है, समझ भी लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन जो है 13 नंबर क्या बोलता है कि आप कचरा प्रबंधन की समस्या कम करने में क्या योगदान दे सकते हैं। माने आजकल देख रहे हैं ना, हर जगह कचरा के लिए जो है रखा जा रहा है बड़ा बड़ा ड्राम और बड़ा बड़ा टीन, लेकिन लोग फेंकता ही नहीं कचरा का बक्सा में, ठीक है। बोलता 2 तरीका बताइए कि भाई आप कचरा जो इतना जमा किया जा रहा है, ठीक है, तो भाई उसका जो है कैसे कचरा एक तो कम किया जाए और दूसरा है कि कैसे उसका प्रबंधन संभाला जाए, ठीक है। तो बहुत तरह का तरीका आप लिख सकते हैं, ये सब तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। आइए हम आपको इसका उत्तर दिखाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका उत्तर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्या है कि यही है, बोलता है हम कचरा प्रबंधन की समस्या कम करने के लिए विभिन्न तरीकों से योगदान दे सकते हैं। तो 2 ही लिखना है। तो देखिए एक तो ये कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का कम से कम उपयोग करके, ठीक है। मतलब ऐसा चीज़ जो सड़ता गलता नहीं है, ठीक है ना, उसका हम लोग कम से कम इस्तेमाल करें। दूसरा अजैव निम्नकरणीय पदार्थ जैसे प्लास्टिक का पुनः चक्रण करके उसे फिर से उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, या अपने से ये 2 को हटा के लिख सकते हैं कि कचरा का जो उचित स्थान है, ठीक है, उसी में उसको रखा जाए। गीले कचरे को अलग डब्बा में रखा जाए, सूखे कचरे को अलग डब्बा में रखा जाए। तो इस तरीके से आप अपने से भी एक पॉइंट बना सकते हैं। तो कोई भी 2 लिखना है तो इस तरीके से इसको आप कॉमन सेंस से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है, 14, ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं। बात समझिए, ठीक है। जैसे देखिए वंशानुगत कौन सा होता है, तो वही खूबी होगा या वही बीमारी होगा या वही लक्षण होगा जो जीन के द्वारा होता है ना, वही ना वंशानुगत में आएगा। अब सारा उपार्जित लक्षण तो नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः क्या होता है, अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे समझिए इसको, इसका उत्तर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखे हैं, आपको दिखाते हैं इसका उत्तर। आइए, ठीक है, देखिए ये रहा यहाँ पे इसका उत्तर, ठीक है। क्या है देखिए, एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण। तो एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण में कौन कौन सा आता है, जैसे नाखून का बढ़ जाना, ठीक है, या मांसपेशियाँ, ठीक है, या उसका अनुभव। तो ये सब जो है जो एकल जीव में पाया जाता है, ठीक है। ये क्या है, किसी भी प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ जीन व गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ जीन व गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित अथवा वंशानुगत नहीं होती हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सामान्यतः वही लक्षण स्थानांतरित होते हैं जिनका आनुवांशिक आधार जीन अथवा गुणसूत्र होता है, ठीक है। तो जिसका जो आनुवांशिक आधार है वो जीन या गुणसूत्र होगा, वही ट्रांसफ़र होगा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, अदरवाइज सब नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 भी यहाँ पे पूरा हो गया। तो सेक्शन बी हम लोगों का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आपको सेक्शन बी में क्या करना था कि कोई भी 5 क्वेश्चन का उत्तर देना था 7 में से, हाँ। तो आपको जो सबसे अच्छा लगेगा वही दीजिएगा। आपको हम सब बता दिए हैं, सबका प्रैक्टिस कर लीजिए, इसलिए कि सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट जमा करके दिया गया है, ठीक है। अब आइए देखते हैं सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी में हम लोगों को जो है थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। केवल 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है और आपको एक क्वेश्चन का 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप रट के भी रखे होंगे, आपको बताया होगा। क्या है कि ओम का नियम लिखिए और इसका सत्यापन कीजिए, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। पहले भी हम लोग का देखिए ये सेट नंबर जो है 1 में या 2 में आया था, तो वहाँ पे भी हम लोग ओम का नियम देखे थे, ठीक है, सत्यापन नहीं किए थे। तो आइए हम लोग यहाँ पे आज सत्यापन भी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए किस तरीके से करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे इसका हो गया आंसर, ठीक है। क्या है आंसर देखिए, ठीक है। ओम का नियम क्या होता है, पहले ओम का नियम ऐसे लिखिएगा, ठीक है। नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। याद रखिएगा, कोई भी चालक में जो धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना, जो करंट प्रवाहित होता है वो चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी I समानुपाती V। I का मतलब हो गया करंट, धारा, और V का मतलब हो गया विभवांतर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं उल्टा करके, ठीक है। और समानुपात को हटाएंगे तो एक यहाँ पे नियतांक लग जाएगा कांस्टेंट, जिसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग इसका सत्यापन करते हैं। सत्यापन करने के लिए आपको एक ऐसा फिगर बनाना है, ठीक है। फिगर बना लीजिएगा जिसमें एक प्रतिरोध है, यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। इसको आप सेल लिख सकते हैं हिंदी में, ठीक है। यहाँ पे ये की है, ये हमारा कुंजी है, के क्या कहलाता है, कुंजी यानी स्विच। ये आमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ठीक है। वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर मापेंगे और आमीटर से हम लोग विद्युत धारा यानी I मापेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे जो चीज़ लिखा हुआ है उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। क्या है, चित्रानुसार प्रतिरोध R को एक विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, ठीक है। ऐसे जोड़ा गया है। प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर A, जबकि सिरों के बीच का विभवांतर मापने के लिए, ठीक है, वोल्ट मीटर भी जोड़ा गया है। दिख रहा है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग विभवांतर मापने के लिए भी जोड़े हैं और धारा को मापने के लिए A जोड़े हैं, ठीक है। कुंजी के यानी स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, जिससे सिरों के बीच का विभवांतर भी प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, जैसे मान लीजिए इसको आप ऑन कर दिए, ठीक है। ऑन कर दिए तो क्या हो गया, करंट बहने लगा और हमको भी हमको अपना मान देने लगेगा, ठीक है। तो अच्छा, अब एक सेल के बजाय, शुरू में तो एक सेल लगा हुआ है, देखिए अगर हम एक सेल को हटा दें और यहाँ पे क्या कर दें, 2 सेल जोड़ दें तो क्या होगा, तो 2 सेल, अब एक सेल के बजाय, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक सेल के बजाय क्या कर रहे हैं, 2 सेल जोड़ते हैं, ठीक है। अगर 2 सेल जोड़ेंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि जो पहले धारा प्रवाहित हो रही थी उससे अब ज़्यादा धारा बहने लगेगा, तो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। इस प्रकार जैसे जैसे सेल की संख्या बढ़ाते हैं तो धारा का मान भी बढ़ता चला जाता है, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विभवांतर में परिवर्तन के साथ धारा में भी परिवर्तन होता है ना। यानी देखिए बैटरी आप बढ़ा रहे हैं तो बैटरी से क्या होता है, विभवांतर हमको मिलता है ना, क्योंकि बैटरी को विभवांतर को कौन मेंटेन करता है, बैटरी। ऊपर का क्वेश्चन में देखे थे हम लोग। तो जैसे जैसे आप सेल बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो विभवांतर में परिवर्तन हो रहा है उसके साथ साथ क्या हो रहा है, धारा में भी परिवर्तन हो रहा है। जितना विभवांतर हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जितना सेल जोड़ रहे हैं, उतना ही करंट भी बढ़ रहा है। जब हम विभिन्न विभवांतरों एवं तदनुसार यानी करस्पॉन्डिंग विद्युत धाराओं के मान पर आधारित एक ग्राफ खींचते हैं तो हमें सदैव एक सरल रेखा प्राप्त होता है। मतलब क्या, मतलब देखिए जो भी हम बैटरी डालें, ठीक है, जो भी हम बैटरी लगाए, उससे जो भी विभवांतर मिला, उससे जो धारा मिला उसको हम लिख लिए। फिर 2 बैटरी लगाए, ठीक है, तो जो विभवांतर मिला उससे नया धारा का मान लिख लिए। तो अलग अलग विभवांतर पर जो अलग अलग धारा मिल रहा है उन सब को लिखते जाइए और लिख करके जब आप एक ग्राफ बनाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, एक सरल रेखा मिलेगा। तो सरल रेखा का जो गणितीय मतलब होता है वो ये होता है कि जो रेखा है वो क्या है, वो जो है अगर सरल रेखा है और वो मूल बिंदु से होकर गुजरता है, यानी मूल बिंदु का मतलब क्या हो गया, ठीक है, ये ओरिजिन से होकर गुजरता है, ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक मान है, ठीक है, यहाँ पे एक मान आपको मिला, मान लीजिए यहाँ पे आपको मिला V1 I1, ठीक है, यहाँ पे हमको मिला V2 I2, यहाँ पे हमको मिला इस तरीके से निर्देशांक क्या, V3 I3, ठीक है। जैसे x y होता है ना, x और y निर्देशांक, तो x और y जो निर्देशांक होता है, जैसे आप 2 और 3 देखते हैं तो 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब x हो गया, 3 का मतलब क्या हो गया, y। पढ़े हैं मैथ में, गणित में पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग v और i में लेके चल रहे हैं,
x के स्थान पे देखिए v है और y के स्थान पे क्या है i है, ठीक है। तो हमको कैसा मिलेगा, हमको मान लीजिए v1 मिला तो i1 मिला, तो हम उस बिंदु को तलाश करेंगे, ठीक है। मान लीजिए मेरा v1 कितना है, v1 मेरा है मान लीजिए 2 और i1 मेरा कितना है, i1 भी मेरा 2 है। फिर v1 मेरा कितना हो गया, 3 हो गया, i1 मेरा 6 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये बिंदु ढूंढेंगे, ये बिंदु सब हम लोग मान ज्ञात कर लिए, ऊपर देखे जितना बैटरी था उसके हिसाब से जो धारा था उससे मान ज्ञात किया, फिर उसको स्केल से मिलाया तो हम लोग को क्या मिला, एक सीधी रेखा मिला जो मूल बिंदु से होकर जाता है, यानी यहाँ से होकर जा रहा है। तो ये इसका जो गणितीय रूप होता है वो ये होता है कि यानी v और i आपस में क्या है, समानुपात है, यानी एक अनुपात जैसा आगे बढ़ रहा है। v को बढ़ा रहे हैं तो i भी बढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, यही हमारा ओम का नियम है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको पूरा 5 में 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, इसी तरीके से करना है। चलिए आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है, बोलता है क्या कि मिशेल क्या है, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिशेल का निर्माण क्यों होता है, क्या इथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिशेल का निर्माण होगा, ठीक है। ये मिशेल क्या है, आप भी देखे होंगे ना, फेन, साबुन को आप पानी में डालिएगा, थोड़ा मलिएगा तो क्या होता है, फेन होने लगता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, मिशेल बोलते हैं ना। एक तरह का क्या है, पैटर्न है जिसको मिशेल कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसका हम आंसर किए हैं। चलिए अब इस आंसर को देखते हैं, ठीक है, क्या है। देखिए पहले यहाँ से देखिए, सबसे पहले मिशेल का परिभाषा कि मिशेल होता क्या है। देखिए जब साबुन को जल में डाला जाता है तो इसके अणु एक विशेष प्रकार की संरचना बनाते हैं। इसका एक आयनिक सिरा लिखा हुआ है, ठीक है, सा, इसका एक आयनिक सिरा जल के अंदर होता है तो दूसरा सिरा जल के बाहर होता है। इस विशेष संरचना को क्या बोलते हैं, मिशेल कहते हैं, ठीक है। साबुन के अणु में एक आयनिक सिरा होता है और एक कार्बनिक सिरा होता है। कार्बनिक सिरा तेल या चिकनाई के साथ जुड़ जाता है और आयनिक सिरा पानी की तरफ होता है, जिससे मिशेल का निर्माण होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है, जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होते हैं, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है, ठीक है। तो यही देखिए है ना, जो आपको बताया था फेन का कारण है ना। आप बर्तन वगैरह भी धोएंगे तो देखेंगे कि जो इसका जो आयनिक सिरा होता है वो पानी की तरफ रहता है, ठीक है, लेकिन जो कार्बनिक सिरा है वो तेल या चिकनाई की तरफ जाकर के बैठ जाता है, ठीक है ना। तो वो फिर उसको साफ करता है। बाकी जो है जो गुच्छा के रूप में होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो आपका पानी की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो ये जो है आयनिक जो आपका कार्बनिक सिरा है, कार्बनिक वाला, वो क्या करता है, वो साफ सफाई करता है, ठीक है। और इसको साफ सफाई में कौन योगदान देता है, तो ये जो आयनिक सिरा होता है इसको, ठीक है। तो देखिए वाटर में चूँकि होता क्या है, पानी में H+ है और OH- है, यानी ये क्या होता है, ये पोलराइज हो जाता है, ठीक है, पोलरिटी इसमें होता है। इसकी वजह से ये अणु में टूटता है और टूटने के बाद ये साफ सफाई के काम में भी काम आता है और फेन भी पैदा करता है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये जो पूरा जो पैटर्न है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग मिशेल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन ये था कि इथेनॉल। तो देखिए इथेनॉल होता है C2H5OH। तो इसमें पानी जैसा पोलरिटी नहीं मिलता है, यानी जैसा पानी में पोलरिटी होता है कि वो आयन में बहुत आसानी से टूटता है, वैसा पोलरिटी इथेनॉल में या इसके जैसा दूसरे और इस तरह के विलायक में नहीं होगा। तो इसलिए इसमें मिशेल नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये आपका आंसर लिखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लोगों का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आप लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन है कि वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं, ठीक है, और मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चलता है कि विभिन्न विकल्पी लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये आपका सेट में रिपीट भी हो रहा है, ठीक है, एग्जाम में भी आने का पूरा चांस है। बायोलॉजी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का।
तो ये देखिए इसको हम सेट 1 में आपको कराए हैं, ठीक है, सेट 1 आप किए हैं, तो बार बार एक ही क्वेश्चन को करने का जरूरत नहीं है, वहीं से उसको देख करके अच्छे से याद कर लीजिए, वंशानुगत लक्षण भी और मेंडल का जो प्रयोग था वो भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अजैव निम्नकरणीय पदार्थ क्या है। तो अजैव निम्नकरणीय पदार्थ, और फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नकरणीय कचरे में कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है, या उत्पन्न होंगी, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आइए इसका हम आपको आंसर दिखा देते हैं इधर, ठीक है। इसका देखिए आंसर भी यहाँ पे हम लिख के रखे हैं क्योंकि हम लोग का टाइम बचेगा, ठीक है। क्या है देखिए यहाँ पे ये है, इसका कंप्लीट आंसर है, देखिए क्या है। पहले तो है कि अजैव निम्नकरणीय ना, तो देखिए वे पदार्थ जो जैविक पराक्रमों, वे पदार्थ जो जैविक परक्रमों द्वारा अपघटित नहीं हो पाते उन्हें क्या बोलते हैं, अजैव निम्नकरणीय कहते हैं। बस देखिए अजैव का मतलब क्या होता है, मतलब हमेशा रहने वाला, मरेगा नहीं है ना। अब देखिए जैविक प्रक्रम क्या होता है, जैसे मान लीजिए धूप है, ठीक है, धूप पड़ा, फिर क्या पड़ा, फिर पानी पड़ा, फिर धूप पड़ा, ठीक है, तेज धूप पड़ा, हल्का धूप, तो इससे क्या होता है कि जो चीज़ सड़ जाता है वो सड़ करके फिर क्या होता है मिट्टी में मिल जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है मर जाने वाला है और मिट्टी में मिल जाने वाला है, तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन कुछ जैसे प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक देखिएगा वो धूप पानी में कुछ नहीं होता, सड़ता ही नहीं है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे खराब होता है, तो ये बहुत प्रदूषित करता है वातावरण को। तो ये क्या है, तो ये आपका क्या है, अजैव है, यानी कि ये नहीं मरने वाला है, ठीक है। तो इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं, अजैव निम्नकरणीय बोलते हैं, ठीक है, जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होता है, टूटता नहीं है, फटता नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब बी नंबर का आंसर कि हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नकरणीय कचरे में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो देखिए आजकल जो हो रहा है तो उससे जल प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, जल प्रदूषित हो जाएगा और पानी पीने योग्य नहीं होगा, इस तरह का हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरा ये हो रहा है कि नदी नालों में कचरों की वजह से पानी का बहाव बाधित होगा और गंदगी एवं बदबू फैल जाएगी, ठीक है। तीसरा ये होगा कि प्लास्टिक की थैली जानवर खा जाते हैं, ठीक है, या मछलियाँ खा जाती हैं, तो क्या होता है, बीमार पड़ जाते हैं, मर भी सकते हैं, ठीक है। चौथा ये होता है कि मिट्टी की जो उत्पादकता है वो कम होती जा रही है। पांचवा ये कि वायु प्रदूषित हो जाएगा और जहरीली गैस की मात्रा बढ़ जाएगी, तो सांस लीजिएगा तो बहुत सारा बीमारी हो जाएगा। तो बहुत तरह का जो है इस तरह का कुछ और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम इतना जो लिखे हैं ना, तो आप बहुत कुछ और भी लिख सकते हैं अपने से बना के, जैसे और प्रदूषण से क्या क्या हो रहा है तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है, कि प्रदूषण से एक ये भी हो रहा है कि मतलब कि बीमारी बहुत तरह की नई नई जन्म ले रही है। अभी वायरस नया नया जो आया है, ये सब भी प्रदूषण का ही वजह है। तो किस तरह से जो है हमारा जो दैनिक जीवन है वो प्रभावित हो रहा है, ठीक है। तो बहुत तरह का कारण है। इस तरह का क्वेश्चन देखिए, पहले तो एक समझ लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ठीक है। दूसरा ये कि आप इसमें अपने से कुछ बढ़ा के लिख सकते हैं, ठीक है, तो आपके लिए इसको लिखना भी आसान है और इसमें नंबर लाना भी आसान है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल कॉमन सेंस से ये सब क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो आई होप आप इसी तरीके से कीजिएगा, ठीक है। तो ये तीसरा सेट भी पूरा हो गया। तो विज्ञान का सेट भी आप पूरा अच्छे से करते जाइए और साथ में हम जो गणित का पूरा सेट बना करके दिए हैं, पूरा गणित का सेट भी बना हुआ है, तो उसको भी बहुत अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। अगर डायरेक्ट नहीं मिलता है तो मेरे चैनल पे जा करके प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक है। आप प्ले लिस्ट में जा करके गणित का जो है जितना भी सेट है सबको देख कर तैयारी कर लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर इसको आना अच्छा लगा है इसको आपको, तो इसको लाइक भी करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है, ठीक है। और अगर आप इसको अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।